नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी सीरियल किलर्स की श्रेणी की या उस श्रृंखला की आगे की घटना है। बात जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश की है। वर्ष 2013 में ग्वालियर में शहर के थोड़ा बाहर की तरफ मजदूरों की एक बस्ती, जिसे आप स्लम भी कह सकते हैं, जिसे आप झोपड़पट्टी भी कह सकते हैं, मजदूरों की एक बस्ती थी। और इसमें रहने वाले जो मजदूर हैं कुछ तो बहुत समय से रह रहे थे और उन्होंने आधे कच्चे आधे पक्के टाइप की झोपड़ियां भी बना रखी थी। उन्हीं में से एक मजदूर की 5 साल की बच्ची एक दिन दोपहर में गायब हो गई। उसके माँ बाप थाने पर पहुंचे। थाने पर मिसिंग रिपोर्ट लिखी गई। माँ बाप बार बार थाने के चक्कर लगाते रहे। फिर पुलिस ने उसकी जो एसओपी होती है मिसिंग की, सबसे पहले इश्तहार छपवाए। इश्तहार उसके जो जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, इन सब में वो इश्तहार चिपकाए गए, बताया गया लोगों को। आसपास के जिलों में भी इश्तहार चिपकाए गए। जो बच्ची गायब हुई थी उसकी मां ने हर चौथे पांचवें दिन किसी न किसी का नाम लिया कि फलां से हम लोगों की रंजिश थी, या फलां हमसे जलता था, फलां, और हमें शक है कि हमारी बच्ची को वही ले गए होंगे। कामपू थाने के जो इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे थे या जो अधिकारी थे, उन्होंने रिलीजियसली उसकी हर बात को फॉलो किया। पहले एक घटना घट चुकी थी जिसमें पुलिस वालों का नुकसान हो चुका था, इसलिए जैसे कहते हैं कि दूध का जला मट्ठा फूंक फूंक कर पीता है। जिसका उसने नाम लिया सब थाने पर लाए गए, पूछताछ की गई, जांच पड़ताल की गई, लेकिन कोई हल इसका नहीं निकला। जिस समय इसका अपहरण हुआ था उस समय इसके पिता जेल में थे। उन्होंने जेल अधीक्षक के माध्यम से पुलिस को चिट्ठियां लिखनी शुरू की। उन्होंने कुछ जेल के अपने जो जिससे उसकी ना इत्तफाकी थी उनके नाम बताए। एक महिला का भी नाम बताया गया। एक एक करके पुलिस ने सारी जांचें की, लेकिन कोई बात पता नहीं लगी। कामपू थाने के रिपोर्ट के जो दरोगा जी थे, थानाध्यक्ष थे धर्मेंद्र सिंह, उन्होंने जांच का दायरा और बढ़ाया। आसपास के जिन जिन जिलों से बच्चियों को ले जाने की सूचनाएं मिलती थी, यानी ये पता लगता था कि फलां जो है बच्चा चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है, वहाँ उनकी सूची मंगाई। सूची मंगा के हर उस जगह पे जहाँ के कभी अपराधियों ने या किसी अपराधी ने इस तरह का कार्य किया था, जिसमें सेक्टर 57 नोएडा भी था, राजस्थान का धौलपुर भी था, गुरुग्राम भी था और ग्वालियर भी था। इन सब जगहों पे तलाशी करा के और ये पोस्टर चिपकाए गए। यही नहीं, इश्तहार में उस 5 वर्ष की बच्ची का जो हुलिया लिखा था, रंग गोरा, गोल चेहरा, कुर्ता पैजामा पहने हुए और हिंदी बोलने वाली लड़की। मोबाइल फोन का जमाना है, जगह जगह इश्तहार देख के किसी ने भी इस हुलिया की बच्ची को देखा, फौरन खबर कर दी। कामपू थाने की पुलिस वाले दौड़ के गए, बच्ची का पता किया, जांच पड़ताल की, माँ बाप से मिले, रिश्तेदारों से मिले, संबंधित थाने पर बताया कि नहीं साहब ये सूचना गलत थी। 2013 की इस घटना के बाद धीरे धीरे 2016 हो गई, लेकिन
इस बच्ची का कोई पता नहीं लगा। और इसी बीच में मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डरिंग एरियाज़ में कई घटनाएं ऐसी हो गईं। एक बार और मैंने सीरियल किलर्स की बात करते करते ये बताया था कि इस तरह की कई घटनाएं हो गईं, लेकिन किसी का भी पता नहीं लगा। पुलिस को तमाम जांच पड़ताल के बाद इन 3 सालों में दूसरे गैंग्स का पता लग गया, दूसरे अपराधियों का पता लग गया, ऐसे अपराधी जो बच्चा चोरी वाले गैंग से जुड़े हुए थे उनका पता लग गया। एक बात और पुलिस को बड़ी इंपॉर्टेंट पता लगी कि जिस दिन ये बच्ची गायब हुई थी उसके 1 महीने पहले उसकी मां अपने 5 बच्चों और पति को छोड़कर अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई थी। उसका भी डिटेल पता किया गया। फिर पुलिस को ये शंका होने लगी कि ऐसा लगता है कि इस महिला ने ही अपनी बच्ची को किसी के हाथ बेच दिया। लेकिन पुलिस और बच्ची के घर वाले यानी उसका बाप और बाकी रिश्तेदार जो बार बार थाने पर आते थे, उनको यही लग रहा था, उनको उम्मीद भी यही थी कि बच्ची किसी न किसी के हाथ पड़ गई है लेकिन जिंदा है, क्योंकि बच्ची का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ था। एक के बाद एक गुरुग्राम में भी और बाकी इन जगहों पे जहां मैंने बताया, छोटी छोटी बच्चियों के 3, 4 और 5 साल की बच्चियों के शव मिलते रहे। सबके साथ बलात्कार भी हुआ था। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिससे गुरुग्राम में हाहाकार मच गया। ये घटना थी 11 नवंबर 2018 की। गुरुग्राम के सेक्टर 65 थाने पर यह सूचना मिली कि एक 3 साल की बच्ची का शव सेक्टर 65 के खाली दुकान के अंदर पड़ा हुआ है। सेक्टर 66 के खाली दुकान के अंदर पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस उस खाली दुकान में पहुंची। वहां पर एक पॉलीथीन में लपेटा हुआ एक 3 साल की बच्ची का शव पड़ा था। उसे एक पॉलीथीन से ढका गया था या लपेटा गया था और उसके ऊपर 3-4 ईंटें रखी हुई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में मल्टीपल इंजरीज का जिक्र था और ये भी कि उसके साथ भयावह दुष्कर्म किया गया है। ये घटना उस समय गुरुग्राम के अखबारों और स्थानीय टीवी चैनल इन सब में बहुत प्रमुखता से दिखाई जाने लगी। कुछ वहां दूसरे इश्यूज भी लॉ एंड ऑर्डर के चल रहे थे, उसी से मिला के इसको इस कदर दिखाया गया कि एक भय का वातावरण गुरुग्राम में फैल गया। गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल के फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक माथुर ने इस बच्ची का पोस्टमार्टम किया था। प्रेस वालों ने किसी तरह से उनका भी एक इंटरव्यू लिया जिसमें उन्होंने बच्ची की चोटों के बारे में बताते समय जो अपना इन्फ्रेंस बताया, उससे लगा कि बच्ची के साथ बहुत दुर्दांत तरीके से घटना हुई है। फिर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दीपक माथुर का जो बयान था वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। पुलिस दबाव में आ गई कि 3 साल की बच्ची, उसके साथ अगर ये सब सोशल मीडिया में न चला होता तो बड़ा मुमकिन ये था कि सिर्फ ये पता लगता कि किसी ने 3 साल की बच्ची को मार दिया, लेकिन उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उसकी बात सुन के लोग आग बबूला हो गए। पुलिस बहुत दबाव में आई और पुलिस ने जिस सेक्टर 66 के जिस खाली दुकान में उसका शव मिला था उसके पास ही एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था। उसमें 3 अलग अलग फ्लोर पर सिक्योरिटी के सीसीटीवी लगे हुए थे। पुलिस ने बात करके उन तीनों सीसीटीवी की फुटेज निकलवा ली, जिसमें दिन में 11 बजे एक नौजवान
एक छोटी बच्ची के साथ उस दुकान की तरफ जा रहा है। फिर दुकान के बाहर बैठकर करीब आधे घंटे तक वो नौजवान और वो बच्ची बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच उस बच्ची को नौजवान ने जेब से निकाल कर कुछ खाने को दिया। करीब आधे घंटे बाद वो नौजवान बच्ची को लेकर उस खाली पड़ी दुकान के भीतर ले गया और करीब 20 मिनट बाद वो वहाँ से अकेला निकला और बहुत तेज कदमों से थोड़ी ही देर में कैमरे की नज़र से ओझल हो गया। पुलिस को ये सीसीटीवी फुटेज मिल गई। पुलिस ने उससे ढेर सारी क्लियर कॉपीज फोटोग्राफ की निकलवा ली, आसपास के लोगों को दिखवाना शुरू किया। उनके पेरेंट्स को भी दिखाया गया, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाए। गुरुग्राम के एसीपी शमशेर सिंह ने इस फुटेज को उस दिन शाम को प्रेस को भी जारी किया कि साहब मदद करें, ये फुटेज सर्कुलेट कराएं और देखें कि ये कौन आदमी है, इसकी पहचान अगर हो जाए तो इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है उसके अपराधी को उसके स्थान पर, जो उसकी जगह है, वहां पहुंचाया जाए। पास के एक जो झुग्गी झोपड़ी का या स्लम टाइप का, जहां मजदूर बहुत रहते थे, वहां ढेर सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रही थी। वहां पर उस झुग्गी झोपड़ी की वो फोटोग्राफ लेकर जब कुछ पुलिसकर्मी दिखाने ले गए तो थोड़ी देर में मृत बच्ची की हम उम्र, जिनकी उम्र वही 5 साल 6 साल होगी, उन 2 बच्चियों ने बताया कि लगभग उस घटना से 300 मीटर पहले इस व्यक्ति को हम लोगों ने बच्ची के साथ देखा था। उसने एक चॉकलेट उसको दी थी और फिर वो बच्ची उसी व्यक्ति के साथ, जिसकी फोटो दिखाई जा रही थी, उसके साथ कहीं चली गई। चूंकि वो 300 मीटर पहले का स्थान उस झोपड़पट्टी के बिल्कुल नजदीक का स्थान था, इसलिए पुलिस ने झोपड़पट्टी वालों को इकट्ठा करके ये फोटोग्राफ बांटी और ये कहा कि ये पता करिए, क्योंकि ये लड़का, ये अपराधी यहीं पास में आया था और यहीं पास से उसने उस बच्ची को टॉफी दिखाकर या चॉकलेट दिखाकर वो ले गया है। 2 बच्चियों ने इसे देखा भी है। करीब 2-3 घंटे की मशक्कत के बाद किसी बुजुर्गवार ने बताया कि जहां इस बच्ची की झोपड़पट्टी है, जहां इसके रिहाइश का स्थान है, इससे ठीक पीछे वाली जो रो है, पीछे वाली जो लाइन है, उसमें 8-10 मकान छोड़कर अपने परिवार के साथ रहने वाला ये व्यक्ति है। इतनी सूचना मिलने पर पुलिस ने फौरन उस घर की तलाशी, पूछताछ ये सब लेनी शुरू की, लेकिन ये व्यक्ति वहां नहीं मिला। जो महिलाएं मिली, उनको जब ये फोटो दिखाई गई तो एक बुजुर्ग क्या, अधेड़ उम्र की एक महिला ने कहा कि हाँ, ये मेरे बेटे की फोटो है, इसका नाम सुनील बांसुरा है, हम लोग झांसी के रहने वाले हैं, हमारे पति लेबर थे, काम की तलाश में वो गुरुग्राम तक आए और यहीं आकर हम लोग बस गए। सुनील बांसुरा की 2 बहनें भी थी, उस समय मौजूद थी। पुलिस मां को और दोनों बहनों को थाने पर ले आई। पुलिस सिर्फ ये जानना चाहती थी कि वो कब निकला यहां से, कब गया, कहां गया या कहां जाने की संभावना उसकी पाई जाती है। जिस समय की यह हत्या है, बहनों ने और मां ने बताया कि उससे करीब 1-1.5 घंटे बाद वो आया था, खाना खाया और खाना खा के वो कहां चला गया, कभी दोबारा लौट कर नहीं आया। आगे की पूछताछ जब हुई कि आखिरकार ये कहां गया होगा, तो मां ने और दोनों बहनों ने बताया कि हमारे बहुत ढेर सारे रिश्तेदार और पट्टीदार, एक्सटेंडेड फैमिली जिसे कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के कई गांवों में रहते हैं। उम्मीद यही है कि ये वहाँ जाता आता 1 ही 2 दिन के लिए है
और आता है तो माँ से कभी कभी बताता है कि मैं फलां के यहाँ गया था, मैं फलां के यहाँ गया था। तो उम्मीद यही है कि ये वहीं गया होगा। एक टीम तैयार की गई और इस टीम को 19 नवंबर 2018 को झांसी भेज दिया गया। घर वालों ने ये बताया कि साहब ये जब भी जाएगा ट्रेन से जाएगा, ये बस से सफर नहीं करता। पुलिस की टीम ने उसको ट्रैक किया कि यहां से अगर गुरुग्राम से गया होगा तो कहां तक गया होगा, और अगर झांसी की ट्रेन उसे मिलेगी तो कहां से मिलेगी। दिल्ली के स्टेशनों पर झांसी जाने वाली ट्रेनों का टाइमिंग नोट किया, कोशिश की वहां के सीसीटीवी फुटेज में देखने की, लेकिन भारी भीड़ में उसको पहचान पाना मुश्किल हो गया। जो टाइम बताया था उसने, उस टाइम के आसपास 1, 2 दिन, 3 दिन के अंतराल पे जो भी गाड़ियां झांसी को गई हैं उन सब की टाइमिंग नोट करके वो टीम झांसी के लिए रवाना हुई। झांसी पहुंचकर उन लोगों ने गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के थाने और आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के थानों पर संपर्क किया। उनसे यही रिक्वेस्ट की कि फला तारीख की घटना है, उसके बाद से लेके और अब तक की दिल्ली की तरफ से आने वाली ट्रेनों की सीसीटीवी फुटेज देख ली जाए। पुलिस की रिक्वेस्ट थी, गुरुग्राम पुलिस के, लिहाजा उसको इत्मीनान से देखा गया। पूरी रात देखने के बाद सवेरे वो लोकेट हो गया। निजामुद्दीन से आने वाली एक ट्रेन जब झांसी रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई तो उसमें से ये नीचे उतरा और सीधे बाहर स्टेशन के बाहर चला गया। सुनील की मां और 2 बहनों ने यह भी बताया था कि झांसी और मध्य प्रदेश के बीच में एक गांव में उसकी बड़ी बहन भी रहती है और कभी कभी वो उस बहन के यहाँ आया जाया करता है। उन्होंने जगह बताया था मगरपुर, झांसी का ही एक छोटा सा गांव है, एकदम बॉर्डर पे मध्य प्रदेश के। जिन जिन रिश्तेदारों के यहाँ बताया गया था वहां सब जगह पुलिस गई, लेकिन वो कहीं पहुंचा नहीं था। मगरपुर में जहां इसकी सगी बहन रहती थी, पुलिस स्थानीय पुलिस के साथ गई, वहां भी ये आया नहीं था। उसकी बहन और बहनोई को ये बताया गया कि अगर वो आता है तो उसे भगाने की या छिपाने की कोशिश न की जाए। जैसे ही वो आ जाए स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचना दीजिए। इसने गंभीर बात की है, गंभीर अपराध किया है। और ये भी बताया कि अगर ये पता लगा कि वो यहाँ तक आया था और फिर चला गया, उसकी जिम्मेदारी आप ही दोनों की होगी। तीन चार दिन बाद सुनील बांसुरा अपनी उसी बहन के यहाँ पहुँच गया। वो जैसे ही पहुँचा, बहन बहनोई ने उसको भीतर बिठाया और किसी बहाने उसको इंगेज करके कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। भाग के पुलिस थाने पहुंचे। उस समय भी गुरुग्राम की पुलिस थाने पर मौजूद थी और तमाम लोकल जानकारियों के बाद कि कहाँ कहाँ हो सकता है, वहाँ टीमें भेज के जानकारी कराई गई थी। गुरुग्राम की पुलिस और उस थाने की, झांसी के उस थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। वहां से सुनील बांसुरा को गिरफ्तार किया गया और सीधे वहां से लेके उसको गुरुग्राम आ गए। सीसीटीवी फुटेज जो उस सेक्टर 66 के खाली पड़े दुकान में जो हत्या हुई थी, उससे वो बिल्कुल पहचान लिया गया और उसी अपराध में पुलिस उसे वहां पर ले आई। लेकिन इसी बीच में 2016 और 17 में 5 साल और 6 साल की 2 बच्चियों के भी शव मिले थे। बातचीत करते समय और उनमें चोट के निशान, उनके साथ जो दुष्कर्म, कपड़ा अलग मिला, शरीर अलग मिला, झाड़ियों में मिला, नाले में मिला, तो पुलिस ने ये सोचा कि लगे हाथ इसका भी पता इससे लगा लिया जाए, हो सकता है इन दोनों का भी अनावरण हो जाए। लेकिन वो
टस से मस नहीं हुआ। तो ये तय किया गया कि इन दोनों के परिजनों को भी बुला लिया जाए। हो सकता है वो थोड़ी मदद करें इसको पहचान करने में, अगर ये उनके यहाँ कभी आया गया होगा, कभी कैजुअल रहा होगा। तो 27 नवंबर को दोनों परिवार के लोगों को, दोनों गुमशुदा क्या, जिनकी लाशें मिली थी, उनके परिवार के लोगों को बुलाया गया। उनसे पूछा गया। दोनों बच्चियों के परिजनों ने बताया कि हाँ, हम इसे पहचान रहे हैं। ये वहां पर घटनास्थल के आसपास, यानी हम लोगों के घर के आसपास कई बार देखा गया है। ये भी बताया कि ये मजदूरों के बनाए गए टिन शेड में ये रहता था और घटना के बाद से कभी दिखाई नहीं पड़ा। पुलिस ने उस शेड में रहने वाले और लोगों से बातचीत की। कुछ मजदूरों ने पहचान लिया, लेकिन वो ये नहीं बता सके कि ये कहाँ का रहने वाला है या कहाँ जा सकता है। 2016 की उस घटना का जिक्र करते हुए जब इन लोगों ने पहचान लिया तो पुलिस ने कुछ सख्त पूछताछ की, विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ हुई। तो उसने बताया कि हाँ, मैं आपको मौके पर ले चलता हूं जहां पर मैंने इसके साथ दुष्कर्म किया और जहां मैंने इसकी डेड बॉडी फेंकी। 4 साल की उस बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या की और लाश को सेक्टर 49 के ओमेक्स मॉल के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया था। संबंधित थाने में जब इस घटना के बारे में जानकारी की गई तो पुलिस के रिकॉर्ड में यह घटना दर्ज थी। शव मिलने की भी, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी और कहाँ की वो बच्ची थी इसकी भी जानकारी थाने से मिल गई। यानी उसने जो बताया था, जो जगह बताई थी और जो घटना बताई थी, वो थाने के रिकॉर्ड के मुताबिक बिल्कुल सही थी। इसी के 2 महीने बाद जनवरी 2017 में उसने एक और 5 साल की अबोध बच्ची की हत्या की थी, बलात्कार के बाद हत्या की थी और उसको राजीव चौक के पास के नाले में फेंक दिया गया। वहां पर वो पुलिस को ले गया, बताया कि बच्ची कहाँ से उठाई थी उसने और कहाँ फेंकी थी। पुलिस रिकॉर्ड में इस घटना का भी जिक्र था। करीब 8 दिन बाद वो बॉडी, जब बहुत दुर्गंध हुई थी, जाड़े का दिन रहा होगा, थोड़ा दुर्गंध डिकम्पोज होने में बॉडी थोड़ा सा 24 घंटे 48 घंटे ज़्यादा, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं, बहुत डिकम्पोज नहीं हुई होगी, 2-3 दिन तक रह गई होगी। तो वहाँ जो डिकम्पोज बॉडी मिली थी उसका भी फोटो, उसकी भी सारी चीज़ें थाने पर मौजूद थी। जनवरी 2017 की जो घटना थी वो अमानवीय भी थी और बहुत विभत्स भी थी। दरअसल वो लड़की अपने माँ बाप की जुड़वां लड़कियों में एक थी। ये मजदूर दंपत्ति थे जिनकी शादी के 15 साल बाद वो भी 5 साल तक फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराने के बाद ये 2 बच्चियां, जुड़वां बच्चियां उनको पैदा हुई थी। आप अंदाज लगा सकते हैं कि घर वालों से कितना बच्चियों का अटैचमेंट रहा होगा। ये दंपति दोनों, पति पत्नी दोनों, सेक्टर 15 में अपनी, मतलब दोनों लोग मिलकर एक फास्ट फूड का छोटा ठेला टाइप का लगाते थे, लेकिन बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे। दोनों की उम्र 5 साल हो गई थी। एक को बड़ा, 1 मिनट 2 मिनट वो बड़ी छोटी के नाम से उनको बुलाते थे। 5 जनवरी 2017 को ये दोनों बच्चियां अपनी 89 वर्षीय दादी के साथ सेक्टर 15 के ही सिविल लाइन क्षेत्र में पीर बाबा की मजार पर हो रहे भंडारे में खाना खाने या प्रसाद लेने के लिए गई थी। खाना खाने और प्रसाद लेने के बाद जब दोनों बाहर निकली तो छोटी वाली, जिसको छोटी कहते थे, उसने दादी से कहा कि सड़क के उस पार जो टॉयलेट दिखाई दे रहा है, मैं वहाँ से आ रही हूँ, आप लोग यहीं इंतज़ार करिएगा। यहीं इंतज़ार करने का उसका आशय ये था, दादी बहुत बुजुर्ग हैं,
सड़क पार करने में उनको दिक्कत हो सकती है, इसलिए उसने कहा, बहन से कहा कि तुम दादी के साथ यहीं रहो, मैं 5 मिनट में आई। दादी ने बाद में बताया कि चूंकि साहब टॉयलेट बूथ था, भीड़ बहुत थी उस भंडारे की, और उस बूथ के दोनों तरफ पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई थी, जो पीवीआर व्हीकल्स होती हैं, पीआरवी व्हीकल्स, पुलिस रिस्पांस व्हीकल होती है, वो खड़ी हुई थी। इसलिए शंका का कोई आधार नहीं था कि ये नहीं आएगी। करीब 1.5-2 घंटे तक जब वो नहीं आई तो दादी और उसकी बहन दोनों ने वहां जाकर देखा, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ी। अपने बेटे और बहू को भी बताया, वो भी भाग के आए, तमाम रिश्तेदार आ गए, बहुत ढूंढा लेकिन उस बच्ची का पता नहीं लगा। घटना के करीब 20 दिन बाद पीर बाबा की उस मजार से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर द्रोणाचार्य पार्क से सटे हुए नाले में बच्ची का छत पिछत शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके सर में लोहे की पतली सरिया से 2 छेद हो गए थे आर पार, और बाकी उसके साथ विभत्स दुष्कर्म किया गया था। दादी को भी बुलाया गया सुनील बांसुरा को पहचानने के लिए। दादी ने याद करके बताया कि हाँ, चूंकि ये भंडारा 6-7 दिन से चल रहा था और पिछले 3 दिन से बच्चियां जब जिद करती थी तो मैं लेके भंडारे में जाती थी। माँ बाप तो अपना ठेले पर फास्ट फूड बेचते थे, मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाती थी। वहाँ मैंने दोनों तीनों दिन इस आदमी को, इस लड़के को देखा था। पुलिस को शंका हुई कि बुजुर्ग महिला है, इसने कैसे पहचान लिया। उन्होंने पूछा कि दादी, इतनी भीड़ में, आप कह रही थी बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ में आप उसको कैसे कह सकती हैं कि वही आदमी था। 89 वर्षीय दादी ने बताया कि ये एक ढीली ढाली अजीब टाइप की शर्ट पहनता था, जो सामान्य रूप से वहां कोई पहनता नहीं था, इसलिए इस पर नजर पड़ जाती थी। शक्ल सूरत से वही आदमी लग रहा है। अगली हत्या के बारे में उसने बताया कि 24 नवंबर 2016 को गुरुग्राम के सेक्टर 49 में हनुमान मंदिर के सामने लगे एक भंडारे में एक लड़की को 10 रुपए की नोट और टॉफी दिखाकर, टॉफी खरीदने के लिए 10 रुपए की नोट दिखाकर उसे सड़क के किनारे झाड़ी में ले गया, जहां उसने उसके साथ वहीं पर सारे कपड़े उतार के एक तरफ रख दिए, बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने पहले मिसिंग की रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। गरीब लोग थे, मजदूर थे, पुलिस भी आप समझ ही रहे हैं, उन्हीं पर आरोप लगाने लगी कि बच्चे को तुमने ध्यान से क्यों नहीं रखा, तुम्ही ने कहीं बेच दिया होगा। लेकिन 3 दिन बाद जब उसी उम्र की एक बच्ची की लाश मिली तो पुलिस को लगा कि शायद वो दोनों पति पत्नी जो रोज रिपोर्ट लिखाने की जिद कर रहे थे, ऐसा न हो कि उन्हीं की लाश हो। लिहाजा उन दोनों को फौरन इत्तला की गई, बुलाया गया और पति पत्नी को पोस्टमार्टम हाउस ले जाकर उस शव को दिखाया गया। पति पत्नी ने उसे देखते ही पहचान लिया कि मेरी ही बच्ची है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने उनको बताया कि बच्ची के दोनों हाथ टूटे हुए हैं और पूरे शरीर पर जलती हुई सिगरेट से दागे जाने के निशान हैं। इसके साथ बहुत भयावह दुष्कर्म भी किया गया है। फिर पुलिस ने और तमाम, जब ये पता लगने लगा कि इस तरह की और घटनाएं हैं, तो पुलिस ने 15 ऐसी घटनाएं सुनील बांसुरा को मौके पर ले जाकर कंफर्म की। और
पहले की घटनाएं जो 13 के बाद से लगातार हो रही थी, उन सब के मौके पर वो ले गया। लेकिन ये वो घटनाएं थी जो पुलिस उससे पूछ रही थी। ये मिला था, इसमें क्या हुआ, ये मिला था। जितनी बात पूछी गई, और एक एक करके 15 बच्चियों के साथ, किसी की उम्र 5 साल से अधिक नहीं थी, 15 बलात्कार के बाद हत्या की जो अपराध हुए थे गुरुग्राम में पिछले 3-4 सालों में, उसके बारे में उसने सच सच बताया। पुलिस वो सीसीटीवी और तमाम दबिश और झांसी जाना वो इसलिए किया कि 25 जनवरी 2017 को जब द्रोणाचार्य पार्क के पास के नाले में वो बॉडी बरामद हुई थी, तब मैंने बताया कि इतना पुलिस के ऊपर आरोप लगा, इतनी पुलिस की छीछालेदर हुई कि उस समय कमिश्नर पुलिस गुरुग्राम ने एक एसआईटी का गठन किया था, और तभी ये अपार्टमेंट से 3 सीसीटीवी की फुटेज प्राप्त हुई थी। रोज रोज अखबार और टीवी इसका फॉलोअप देते थे। धीरे धीरे करके इसको, जब वो ये हल्ला हुआ कि साहब अब तो पुलिस ने फुटेज भी देख ली, अपराधी को पता कर लिया, अपराधी पहचान में आ गया, उसकी माँ और बहनें थाने पर लाकर पूछताछ उनसे कर ली गई, फिर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। तो इस पूरे टास्क में 1200 पुलिस वालों को लगाया गया। जहां जहां उसकी सूचना मिलती थी, अलग अलग टीमों में ये पुलिस वाले वहां जाते थे। सीसीटीवी फुटेज से पीछा करते करते उन्हें ये पता लग गया कि घर में खाना खाने के बाद ये सीधे सदर गुरुद्वारे के एक भंडारे में पहुंच गया। रात का खाना वहां खाया और कमला नेहरू पार्क में सो गया। ये सीक्वेंस सीसीटीवी फुटेज से मिलते चले गए। 12 नवंबर को ये सेंट्रल दिल्ली के हनुमान मंदिर के भंडारे में पहुंच गया। वहां इसने खाना खाया और वहीं रात में फ्लाईओवर के नीचे सो गया। इसके बाद 13 नवंबर को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली में दिखाई पड़ा, और तभी पुलिस ने सारी ट्रेन की टाइमिंग को नोट करके, क्योंकि उसको स्टेशन पर देखा भर गया था, किसी ट्रेन पर चढ़ते हुए नहीं देखा गया, नहीं देख पाया या सीसीटीवी में नहीं आ पाया, तब ये पुलिस इसको झांसी के पास से उसकी बहन के घर से गिरफ्तार करके ले आई। पूछताछ में उसने ये बताया कि तुम आखिर कौन सी शर्ट पहनते हो जिसको देखकर दादी ने साफ कह दिया कि ये वही आदमी है। उसने बताया कि मैं एक ओवरसाइज डेनिम की शर्ट पहनता हूं और लूज पैंट पहनता हूं। उसने ये भी बताया कि जिस दिन वो डेनिम की शर्ट पहनता था उसी दिन वो शिकार की तलाश करता था। उसने कहा कि ये शर्ट मेरे लिए बहुत लकी है। और उस दिन जब मैं पकड़ा गया, जो सीसीटीवी फुटेज जो सब जगह दिखाई गई, टीवी पे, अखबारों में, उस दिन मैं डेनिम की शर्ट नहीं पहने था, क्योंकि शुरुआत में या उस दिन सवेरे मैं इस काम के लिए निकला ही नहीं था। लेकिन ये बच्ची, जो जुड़वा बच्ची में छोटी वाली थी, ये, मैं भी भंडारा से खाना खा के निकला। मैं जैसे ही 10 कदम आगे गया, टॉयलेट ब्लॉक के पास ये लड़की आती हुई दिखाई पड़ी। मैं 1 मिनट को ठिठक गया। एक टॉफ़ी का जो जिसका कवर बहुत रंगीन था, बहुत अच्छा सा था, उसकी 2 टॉफ़ियाँ निकाली और बच्ची से वो टॉफ़ी लेने के लिए कहा। एक टॉफ़ी उसको दी, एक नहीं दी, और कहा कि चॉकलेट भी मेरे पास है, लेकिन मेरे साथ चलना होगा। मेरे जेब में वो चॉकलेट भी थी, मैंने दिखा भी दिया, इसीलिए वो मेरे पीछे पीछे सेक्टर 66 वाली उस खाली दुकान पर पहुंच गई। मैंने जेब से निकाल कर चॉकलेट दी और तब मैंने आसपास मुड़कर देखा। मुझे लगा कि ठीक है, मैं आज इस पर्पज से, आज इस उद्देश्य से नहीं निकला था, लेकिन आराम से मुझे मेरा शिकार बिना किसी मेहनत के मिल गया है। मुझे
जल्दी ही अपना काम कर लेना चाहिए। फिर वहाँ उसने उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद ईंटों से कुचल कर मार दिया, पॉलीथीन जो वहाँ आसपास सड़कों पर पड़ी मिली उससे रैप कर दिया और उसके ऊपर ईंट रख दी। उससे कहा गया कि इसके पहले तुमने कभी भी किसी बॉडी को कवर नहीं किया, ऐसी क्या बात थी कि तुमने पॉलीथीन से उसको। उसने कहा कि साहब देखिए, थोड़ी दूर पे भंडारा चल रहा था, रिहायशी मकान था, रिहायशी इलाका था, खाली छोड़ देता तो हो सकता है आते जाते किसी की नज़र पड़ जाती, और अगर जल्दी नज़र पड़ जाती, जल्दी पुलिस आ जाती तो पुलिस खोजने का प्रयास करती, तब तक मैं कहीं भाग न पाता, हो सकता है पुलिस पकड़ भी लेती। जैसे ही इस सारी बातचीत के बाद इतनी बच्चियों के साथ रेप और मर्डर की बात पता लगी, ये वहाँ पर जहाँ झोपड़ियों में रहता था, जहाँ इसकी माँ और बहनें रहती थी, 300-400 लोगों ने झोपड़ी को घेर लिया। हाथ में लाठी डंडे लेकर उन्होंने इसकी माँ और इसकी बहनों को बाहर निकालकर पीटना शुरू किया। भीड़ इन दोनों बहनों के 3-4 बच्चों को खींच कर ले जाने लगी और ये कहने लगी कि इसके भाई ने जैसा ऐसा किया है, इन बच्चियों के साथ हम भी करेंगे। हल्ला गुल्ला मारपीट बहुत ज़्यादा होने पर पुलिस आ गई। उसकी माँ बताती है कि अगर पुलिस ना आई होती तो इतनी भारी भीड़ ने हम लोगों को पीट पीट कर मार दिया होता। आज की घटना, पुलिस ने जो इसके बारे में, इसके गांव गंज, झांसी का एक गांव है, बल्कि उत्तर प्रदेश का अंतिम गांव है झांसी की तरफ, या झांसी का अंतिम गांव है मध्य प्रदेश की सीमा पर, वहाँ लोगों ने बताया कि बहुत ही शांत, बहुत कम बोलने वाला, किसी से दुर्व्यवहार न करने वाला सुनील का इसका ऐसा आचरण था। गांव में भी इसके विरुद्ध या इसकी किसी एक्टिविटी के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। हालांकि गांव वाले यही कहते रहे कि हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है कि इतना घिनौना अपराधी हमारे गांव का निकला। गांव जो है वो नौगांव कस्बा झांसी का है और इसके सुनील के पिता की 10 साल पहले, यानी 2018 में, 10 साल पहले यानी 2008 में उसकी मृत्यु हो गई थी। और जब इसके पिता की मृत्यु हुई तो इसकी उम्र मात्र 10 साल थी। घर वाले बताते हैं कि ये उस समय भी घर से भाग जाया करता था। इसकी माँ और बहनें ढूंढ के इसे कई बार घर वापस लाई हैं। उसने ये बताया, अच्छा, जब उसने पहली बच्ची के साथ ये दुर्दांत व्यवहार, अमानवीय व्यवहार, राक्षसी हरकत की थी, तब उसकी उम्र 15 साल थी। उससे पूछा गया कि ऐसा क्या था, ऐसा तुमने क्यों किया? तो उसने ये बताया कि साहब, मजदूरों के साथ बातचीत करते करते, उन्हीं के साथ काम करते थे, उन्हीं के साथ खाना खाते थे, उन्हीं के साथ रहते थे। कुछ जो उनमें से बड़े थे वो अक्सर पौरुष शक्ति के बारे में बताया करते थे और ये कहते थे कि ऐसे कमजोरी मानी जाती है, ऐसे मजबूती मानी जाती है, इस तरह की बात वो समझाते थे। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उनसे कभी पूछने की कि इसको कैसे चेक कर सकते हैं। और पहली बार उस बच्ची के साथ जो मैंने बलात्कार किया था वो सिर्फ ये देखने के लिए किया था कि मैं अगले दिन उनसे पूछ सकूं कि ये कमजोरी और उसके सामान्य होने का क्या पैमाना है। और अगले दिन उसने उनसे जिक्र भी किया कि ये कैसे पता लगेगा कि उसकी जो यौन कमजोरी है वो कमजोरी है या वास्तव में वो सामान्य है। उसका बहुत इंटरेस्ट देख के उसके साथियों ने उनको शक्तिवर्धक दवाइयों का नाम बताया। वो बाजार से वो शक्तिवर्धक दवाइयाँ ले आया और जिस दिन वो पकड़ा गया तब भी उसके पैंट की जेब में ये शक्तिवर्धक दवाइयाँ मिली। फिर उसने बताया कि उसके बाद
जितनी भी बच्चियों के साथ उसने इस तरह का दुष्कर्म करने के बाद हत्या की, जैसे ही ये लग जाता था कि अब ये शिकार मेरे जाल में आ गया है, मैं फौरन एक टेबलेट उस दवा की खा लेता था और आधे घंटे बाद ही मेरे दिल दिमाग में शैतान सवार हो जाता था। मुझे आदत पड़ गई थी, मेरा एडिक्शन हो गया था। उससे ये पूछा गया कि आखिर बच्चियों के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें ऐसा कुछ करना था तो तमाम और रास्ते थे। उसने कहा उनको हैंडल करना इजी होता है, ज्यादा शोर शराबे की गुंजाइश नहीं होती। एक टॉफी या चॉकलेट में उन्हें हम मनमानी जगह पर ले जा सकते थे, ऐसा उसने बताया। रिकॉर्ड्स में 2013 से 18 के बीच में कुल 15 बच्चियों की बलात्कार के बाद हत्या की चार्जशीट उसके खिलाफ सबमिट की गई। हालांकि पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि इसके अलावा भी करीब 20 ऐसी बच्चियों की हत्या के बारे में जब पुलिस टीम अलग अलग जगह गई थी, मैंने बताया 1200 सिपाही लगाए गए थे एक हफ्ते में 3 राज्यों में, तब जाके ये पुलिस वाली, तब ये सुनील पकड़ा गया था। उन्होंने बताया कि इन सब जगह जाने पर जो घटनाओं की जानकारी मिली है, करीब 20 और ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश, सीमावर्ती जिले, गुड़गांव, गुरुग्राम और मध्य प्रदेश में मिली हैं जिनका अनावरण नहीं हुआ है। घटनाओं को वेरीफाई किया गया, तब तक इसे जेल भेजा जा चुका था। अब आप ये सोचिए कि अगर सीसीटीवी फुटेज न होती सेक्टर 66 वाली दुकान के भीतर हुई घटना के पास, तो शायद अभी भी वो यही सब कर रहा होता, क्योंकि इसने कभी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया था। इतना हल्ला गुल्ला न हुआ होता, न एसआईटी बनी होती और न सीसीटीवी फुटेज मिला होता। मैं बार बार कहता हूं कि 2005 से पहले तो ये संभव था। मैंने बताया 300 बच्चियों के साथ अपराध हुए, एक ही ग्रुप या एक ही आदमी ने किए। लेकिन अब एक बिल्डिंग के 3 सीसीटीवी फुटेज से आखिरकार वो पकड़ा गया। ऐसे लोगों की मानसिकता का पता करना। अच्छा, दूसरा, जब वो पकड़ा गया तो उसकी उम्र 20 वर्ष थी, सिर्फ 20 वर्ष। उसकी मां लीलावती, जो 48 साल की है, उसने भी कहा कि इसके अपराध सुनकर मुझे इस बात पर शर्म आती है कि वो मेरा बेटा है। और ये गांव जहां ये पैदा हुआ, गंज, बहुत ही शांत गांव है, 1700 की आबादी वाला गांव है और ये महोबा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 74 किलोमीटर दूर है। और ये कहा जाता है कि ये झांसी का अंतिम गांव है। ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति, ऐसे मानसिक रूप से कुरूप व्यक्ति, अब ये कहाँ से इनके दिमाग में ये सब बातें आई, चली और उन्होंने ऐसा किया? ऐसे लोगों का तो नाम भी लेना पाप है। इनकी मानसिकता पता करना या इनको चेहरे से पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। हम तो परिवार के लोगों से सिर्फ यही कहेंगे, किसी कोई परिवार के, कि बच्चियों का ध्यान रखें, जरूर ध्यान रखें। और अजनबी लोगों से कुछ न लेने की, कुछ न खाने की, उनको बार बार उन्हें इस बारे में बताते रहें और अजनबी लोगों से दूर रखें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।